नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित विज्ञान के प्रश्नों को करा रहे हैं चैप्टर वाइज। और आज के एपिसोड नंबर 7 में हम आपके लिए अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नामक अध्याय को लेकर आए हैं। और इस एपिसोड के माध्यम से एपिसोड नंबर 7 के माध्यम से आपको कार्बन एवं इसके यौगिक अध्याय से पार्ट 1 आपको कंप्लीट हो जाएगा और एक पार्ट इसमें और लगेगा जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं और आप सभी अभ्यर्थी लाइक जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में खनिजों के रूप में कितना % कार्बन उपस्थित है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भूपर्पटी यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें खनिजों के रूप में कार्बन कितना उपस्थित है परसेंटेज में। तो कार्बन का परसेंटेज पूछा जा रहा है भूपर्पटी में अर्थ के क्रस्ट में 0.02%, 0.03%, 0.04%। क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 0.02%। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट की बात करेगा तब कार्बन का परसेंटेज 0.02% है एज पर एनसीईआरटी। और जब आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में, अगर जब आपसे पूछेगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जब आपसे परसेंटेज पूछेगा तो CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फ़र्क था यहाँ पर। और भूपर्पटी जब भी आपसे पूछेगा तब आंसर हो जाएगा 0.02%। और साथ में यहाँ पर जब भी आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करें तो थोड़ा सा आप लोगों को इस तरीके से सोचना, एक सोच डेवलप भी करनी होगी कि जैसे यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा था, अब किसी भी चीज़ का परसेंटेज 2 तो नहीं हो सकता कि 0.2 भी होगा, 0.03 भी होगा या 0.04 भी होगा, 2 तो हो नहीं सकता। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे अलग बात करेंगे जब हम आपको प्रश्नों को अप्रोच करने का जो एक सही तरीका होता है उससे रिलेटेड जब कुछ वीडियोस लेके आएंगे। अगला प्रश्न है, अधिकांश कार्बन यौगिक डैश। ए ऑप्शन है विद्युत सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अधिकांश कार्बन यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स विद्युत कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अच्छे विद्युत चालक होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो अगर हम बात करें अधिकांश कार्बन यौगिकों की, तो अधिकांश कार्बन यौगिक जो है वो कैसे होते हैं? विद्युत कुचालक होते हैं। विद्युत कुचालक का मतलब है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी पास इनसे नहीं होता है। अधिकांश की यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन यौगिकों की। कार्बन यौगिकों के अंतर्गत ही जब हम अपरूप की बात करते हैं, अपरूप जिसको हम एलोट्रोप बोलते हैं, तो एलोट्रोप में, अपरूप में, एलोट्रोप में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ग्रेफाइट नाम का कार्बन का अपरूप होता है और कार्बन का यह अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे अधिकांश लिखा गया है, सारे नहीं होते हैं, अधिकांश इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको क्लियर हो गया है। तो अधिकांश क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। अपवाद क्या है? तो कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? यहाँ पर अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, 12 है, 8 है, 6 है। तो आसान प्रश्न आप सभी के लिए। तो एटॉमिक नंबर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्बन का, क्या होता है? 6 होता है। और साथ में अगले प्रश्न पे चलते हैं, कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन परमाणु की, कार्बन एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछा जा रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, कितनी होती हैं? तो अगर हम बात करें कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। अभी हमने देखा कि एटॉमिक नंबर 6 होता है और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को वितरण करेंगे तो पहले कक्षा में 2 आएगा और आखिरी कक्षा जो होगी उसमें वहाँ 4 जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से जो यहाँ पर बैलेंसी जो बनती है जिसको हम संयोजकता बोलते हैं, तो चतुः संयोजकता बोलते हैं। कार्बन के साथ में जो स्थिति होती है वो चतुः संयोजकता की होती है जिसको हम टेट्रा बैलेंसी बोलते हैं। तो टेट्रा बैलेंसी की प्रॉपर्टी इस वजह से कार्बन के साथ में होती है, चतुः संयोजकता, टेट्रा बैलेंसी। टेट्रा बैलेंसी का मतलब है कि 2 है
अंत में 4 है और इसको स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए इसको 4 और चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोनों तरीके से, या आउटर अंतिम कक्षा में, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं। दोनों तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बन को क्या मानते हैं, चतुसंयोजक मानते हैं, टेट्रावैलेंट मानते हैं, टेट्रावैलेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव ड्यू टू। तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में 6 to 8 में सवाल पूछा गया था साइंस में। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव ड्यू टू, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन्स की उपस्थिति के कारण। तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो परमाणु का जो नाभिक होता है धनात्मक होता है, और परमाणु का जो नाभिक होता है, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु का कौन सा भाग धनात्मक होता है, तो उसको हम नाभिक, न्यूक्लियस बोलते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि न्यूक्लियस या परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया, तो आप कमेंट कीजिएगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो न्यूक्लियस जो होता है एटम का, वो पॉजिटिव क्यों होता है, नाभिक धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन्स की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉन्स की उपस्थिति के कारण ही न्यूक्लियस या नाभिक जो होता है परमाणु का, वो धनात्मक, पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा ही यौगिक बनाता है? व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये भी प्रश्न आपसे टीआरई 2 में 6 to 8 में पूछा गया है, एनसीईआरटी से ही सवाल है। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स स्थित होते हैं। इसमें C4+ आयन बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। C4+ का मतलब है कि कार्बन में हमने देखा कि 2 और 4 होते हैं, तो जब ये 4 दे देगा उस केस में यहाँ पर कैटायन बनेगा, पॉजिटिव जिसके साथ में होता है ये, तो कैटायन होता है, एनायन होता है। तो एनायन होता है जब माइनस होता है, प्लस जब होता है तो हम उसको कैटायन बोलते हैं। तो C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अपने अष्टक ऑक्टेट को पूरा करने हेतु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांट देता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बांट देता है। क्या विकल्प होगा, आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है, संयोजक बंधन फॉर्म करता है, उसका कारण यहाँ पे 1 से अधिक है। सभी यहाँ पर आंसर है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हमने देखा। C4+ बनाने के लिए इसको ज़्यादा ऊर्जा की, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अपने अष्टक ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को बांट देता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। यहाँ पर जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, CH4 मीथेन का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है, तो यहाँ पे आप चतुसंयोजकता की स्थिति देख सकते हैं कि चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ गया है और CH4 मीथेन का निर्माण कर लिया है। तो यहाँ पर आपके विकल्प में सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कैसा बांध होता है, कैसा बंध या कैसा बॉन्ड होता है? देयर इज डैश बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध होता है इस तरीके से। दोहरा बॉन्ड किस में होता है? तो ऑक्सीजन के 2 अणुओं में, ऑक्सीजन के 2 अणुओं में। और सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं में, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और वही नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा यौगिक बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक है? तो टीआरई 3.0 में री एग्जाम में आपसे पूछा गया था बायोगैस का प्रश्न, यहीं से था एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में कई जगह पे आपको बायोगैस के बारे में बताया गया है। क्लास 10th एनसीईआरटी में 2 जगह पर ये चीज़ बताई गई है। तो बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है। क्या होगा यहाँ पर? तो कार्बन का कौन सा यौगिक बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक है? तो यहाँ पर आपके सामने मीथेन आंसर है, आपको मालूम भी था, चाहे आप मीथेन गैस बोलिए या फिर मीथेन बोलिए। तो मीथेन यहाँ पर बात करें तो बायोगैस और सीएनजी दोनों का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। बायोगैस तो जानते ही आप। तो बायोगैस और सीएनजी का
प्रमुख घटक होता है मीथेन। बायोगैस में कितना परसेंट मीथेन होता है? तो लगभग 75% तक मीथेन पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्बन के अपरूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में सही कथन क्या है? हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 जिसको बोलते हैं, ये भी कार्बन का एक अपरूप होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो हीरा की अगर बात करें तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी तक जितना भी ज्ञात हुआ उसमें है, तो बात तो सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, ये भी सही है। बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 भी कार्बन का एक अपरूप है। तो यहाँ पर आंसर तीनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा गतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप है? थर्मोडाइनमिकली बताना है कि आपको मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप कौन है कार्बन का। C60 है, डायमंड हीरा है, ग्रेफाइट है। क्या होगा आंसर इस प्रश्न का? तो निम्नलिखित में से कौन ऊष्मगतिकी रूप से थर्मोडाइनमिकली कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बनाने के लिए कार्बन की अद्वितीय क्षमता को क्या कहा जाता है? द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज। तो जो यूनिक एबिलिटी होती है कार्बन की, बॉन्ड्स बनाता है अदर कार्बन एटम के साथ में, तो इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं, कैटेनेशन श्रृंखलन कहते हैं। और यहाँ पे श्रृंखला लिखने का जो तरीका है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा लिया है, तो ये मत सोचिएगा कि हमको श्रृंखला या श्रृंखला की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है। कुछ इस प्रकार से श्रृंखला या श्रृंखलन लिखा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं ऑफेंड हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। अगला है अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन। तो यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन, क्या बोलते हैं इस अद्वितीय क्षमता को? कैटेनेशन या श्रृंखलन। और इसके नाम में ही आपका आंसर छुपा था। श्रृंखलन जो होता है, श्रृंखलन यानी कि एक चेन बना लेना, तो श्रृंखलन या कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन सक्षम होता है अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बनाने के लिए, और ये कार्बन की अद्वितीय क्षमता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ में, ये आपका हो गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन के असंतृप्त यौगिकों, असंतृप्त यौगिक का मतलब है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन के परमाणुओं के बीच में कैसा बंध, कैसा बॉन्ड होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन के असंतृप्त यौगिक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक असंतृप्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और पहला होता है संतृप्त। संतृप्त यौगिक हम बोलते हैं, कार्बन के जो संतृप्त यौगिक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो संतृप्त जो होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसेचुरेटेड जो होते हैं, असंतृप्त होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। जो संतृप्त होते हैं इनको हम अल्केन कहते हैं, अल्केन कहते हैं। और जो असंतृप्त होते हैं इनको हम 2 नाम देते हैं। डबल बॉन्ड जब होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, यहाँ पे ई हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तब हो जाता है एल्काइन। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के साथ में अल्केन है, यहीं पे फर्क है ए का, ई का और वाई का। तो ए सबसे पहले आता है तो सिंगल बॉन्ड, ई उसके बाद में आता है तो डबल बॉन्ड, वाई सबसे लास्ट में आता है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं नाम। तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एल्कीन और एल्काइन को, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अल्केन को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो होगा नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, कार्बन में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण क्या हैं जिनके कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है? तो हमने देखा है कि कार्बन की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में यौगिकों का, कंपाउंड्स का निर्माण करता है। तो विशिष्ट लक्षण कार्बन में क्या पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये संभव हो पाता है? तो यहाँ पे पहला विकल्प आपके सामने श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन, चतुः संयोजकता यानी कि टेट्रावैलेंसी, तीसरा है विद्युत चालकता
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो कार्बन में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण क्या है जिनके कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर श्रृंखलन भी है और चतुर्थ संयोजकता टेट्रावैलेंसी भी है। श्रृंखलन कैटेनेशन के बारे में अभी हमने देखा था कि श्रृंखलन या कैटेनेशन की मदद से कार्बन सक्षम होता है विशिष्ट रूप से, और चतुर्थ संयोजकता से आबंध बनाने में बहुत आसानी होती है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, और यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। सी की बात करें, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, तो ये नहीं है। आपको मालूम है कि अधिकांश जो कार्बन के यौगिक होते हैं क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अमोनिया के अणु का सूत्र क्या है? तो अमोनिया की बात करें, NH3 है, CH3 है, PH3 है। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो अमोनिया के अणु का सूत्र है NH3। आसान प्रश्न, आपने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिक केवल जीवित तंत्र के भीतर ही निर्मित हो सकते हैं। कथन का खंडन किसने किया था? तो कार्बन यौगिक केवल जीवित तंत्र के भीतर ही निर्मित हो सकते हैं, ये जो कथन था या एक जो कॉन्सेप्ट एक बना दिया गया था, इसका खंडन किया था, यानी इसको गलत साबित किया था। खंडन का मतलब होता है गलत साबित किया था, विद प्रूफ। तो गलत किसने साबित किया था? हु डिस्प्रूव्ड द स्टेटमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन लिविंग सिस्टम, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो केवल जीवित तंत्र में ही निर्मित हो सकते हैं। इस चीज़ को गलत किसने साबित किया था? चार्ल्स रदरफोर्ड, फ्रेडरिक होलर, या को एक से अधिक, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बात करें तो इस चीज़ का जो खंडन किया था या इस चीज़ को गलत साबित किया था, किसने किया था? फ्रेडरिक होलर ने। एनसीईआरटी से आपका प्रश्न है, बढ़िया। अगले प्रश्न पर आते हैं, और इन्होंने ये किया था 1828 में। याद रखिएगा, वर्ष भी याद रखिएगा, 1828 में। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? अमोनियम साइनाइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया था? इन्होंने लैब में यूरिया का निर्माण किया था, यूरिया को बनाया था। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? तो CONH2 ट्वाइस, तो ये फार्मूला होता है। तो यूरिया की तैयारी के लिए इन्होंने लिया था अमोनियम साइनाइड को। तो ये भी आपको याद रखना, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। अमोनियम साइनाइड की मदद से इन्होंने उपयोग करते हुए इन्होंने यूरिया का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बन यौगिक कौन सा था? तो प्रयोगशाला या लैब में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बन यौगिक कौन था? कार्बन यौगिक का मतलब इसमें कार्बन होगा। तो अमोनिया, यूरिया और PH3। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अमोनिया कार्बन यौगिक नहीं है तो कट जाएगा, PH3 भी कार्बन यौगिक नहीं है तो कट जाएगा। बाकी यूरिया के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि यूरिया को फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में बनाया था अमोनियम साइनाइड की मदद से। तो यूरिया CONH2 ट्वाइस इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला, लैब में सिंथेसिस किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा था संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। आसान प्रश्न है, एल्केन कहते हैं। एल्कीन और एल्काइन को क्या कहते हैं? तो एल्कीन और एल्काइन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। और एल्कीन क्या होता है? सेचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आ जाएंगे। डबल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, एल्केन सिंगल बॉन्ड है। अगला प्रश्न है, LPG रसोई गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो LPG या रसोई गैस जिसको हम बोलते हैं, उसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, एक से अधिक, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बात करें LPG रसोई गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्यूटेन। साथ में अगर आपके मान लीजिए प्रोपेन और ब्यूटेन एक साथ में आपको आंसर दे दिया जाएगा तो भी आपका आंसर प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। मुख्यतः ब्यूटेन होता है और प्रोपेन भी मिलाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मीथेन और इथेन नहीं होता है। तो ब्यूटेन होता है मुख्यतः, और साथ में प्रोपेन भी मिलाया जाता है। आखिरी प्रश्न है आज के क्लास का, रसोई गैस सिलेंडर से किसके रिसाव के कारण बदबू आती है? तो रसोई गैस सिलेंडर जो होता है, जो LPG सिलेंडर होता है,
उसमें कुछ ऐसी सेटिंग की जाती है कि मान लीजिए किसी कारणवश जो गैस है अंदर भरी हुई है उसका रिसाव होने लगे मान लीजिए, तो उससे हमें पता कैसे चलेगा, तो हमें पता चले इसलिए उसमें एक बदबूदार मतलब स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। तो जो दुर्गंध होती है वो किस चीज़ की आती है, तो वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। उसी दुर्गंध के कारण हमें मालूम होता है कि गैस लीक कर रहा है। और ऐसा नहीं मान लीजिए इस चीज़ को हम नहीं लगाते तो हमें कभी मालूम नहीं पड़ता, और मान लीजिए कहीं पे रसोई गैस में रिसाव हो जाता, लीक हो जाता, तो वहाँ पे बड़ी दुर्घटना घट जाती, तो उससे नुकसान होता जान माल का। इस वजह से हम इस दुर्गंध वाली चीज़ को सेट करते हैं। तो किसके रिसाव के कारण बदबू आती है, और वो जब भी रिसाव होता है गैस का, तो ये जो बदबू आती है, बदबू आने से हमें मालूम हो जाता है कि गैस में लीक है, रिसाव है, तो उससे हम अलर्ट हो जाते हैं। एथिल मरकैप्टन, मेथिल मरकैप्टन, ब्यूटेन, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो रसोई गैस सिलेंडर में किसके रिसाव के कारण बदबू आती है, या बदबूदार जो वहाँ पर स्मेल आता है, दुर्गंध आता है, उसको हम किसके वजह से आता है, तो एथिल मरकैप्टन के वजह से या इथाइल मरकैप्टन की वजह से आता है। और इसके वजह से हमें मालूम चल जाता है कि रसोई गैस सिलेंडर में लीक है, रिसाव है। मिलते हैं आप लोगों से शाम में, और आज हम शाम में आपसे डिस्कस करेंगे जो भी नए अभ्यर्थी हैं पीआरटी के लिए, हम आपसे एक जो अप्रोच है, जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए अभी से, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम आ रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और यहाँ से आपको पूरा सिलेबस हम एक बार फिर से नए सिरे से आपको हम बताएंगे जो आपका पीआरटी का है, और आप कैसे 90+ स्कोर अप्रोच कर सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो यह जो वीडियो है 5 बजे आएगा आपको शाम को, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।